जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 11 के रसायन शास्त्र विषय के अध्याय 6 के अंतर्गत रासायनिक ऊष्मा गतिकी के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, एंथैल्पी जिसे हम संकेत H के द्वारा बताते हैं, स्थिर दाब व ताप पर होने वाले ऊष्मीय परिवर्तन केवल आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के कारण ही नहीं, अपितु वायुमंडलीय दाब के विरुद्ध प्रसार अथवा संकुचन के फलस्वरूप होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के कारण भी हैं। अतः स्थिर दाब पर किसी निकाय की एंथैल्पी या ऊष्मा की मात्रा उसकी आंतरिक ऊर्जा एवं दाब व आयतन कार्य के गुणनफल के योग के बराबर होती है। अर्थात दाब हो गया P, आयतन हो गया V, तो P इंटू V के योग के बराबर होती है। अर्थात H इजिकल टू U प्लस P इंटू V। तो बच्चों, यहां U आंतरिक ऊर्जा है, P बाह्य दाब है एवं V निकाय का आयतन कहलाता है। एंथैल्पी परिवर्तन डेल H का महत्व का अध्ययन हम करेंगे। माना स्थिर दाब पर किसी निकाय की प्रारंभिक अवस्था इनिशियल स्टेज में एंथैल्पी, आंतरिक ऊर्जा तथा आयतन क्रमशः H1, U1 एवं V1 हैं तथा ऊष्मा ग्रहण करने के बाद इनके मान क्रमशः H2, U2 और V2 हो, तो परिभाषा के अनुसार H1 इजिकल टू U1 PV1 प्रारंभिक अवस्था है, H2 U2 प्लस PV2 अंतिम अवस्था पर। यहां जैसा कि हम जानते हैं डेल H दैट्स इज इक्वल टू H2 माइनस H1। इसलिए समीकरण में हम H2 की वैल्यू पहले लिखेंगे, तो ये है U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1, ये H1 की वैल्यू है। अब स्वाभाविक है U2 माइनस U1 प्लस PV2 माइनस PV1, तो U2 माइनस U1 दैट्स इज इक्वल टू डेल U प्लस PV2 माइनस PV1। यहां पर P डेल V हम लिखेंगे, इसलिए हमारी जो एंथैल्पी है वह डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस P डेल V होगी। यहां डेल H एंथैल्पी में परिवर्तन एवं डेल U आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन दर्शाता है, जबकि डेल V आयतन में परिवर्तन है। अतः स्थिर दाब पर एंथैल्पी परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और प्रसार के यांत्रिक कार्य के योग के बराबर होता है। बच्चों, अब डेल H एवं डेल U में संबंध जानते हैं। माना कि स्थिर दाब प्रेशर इज कांस्टेंट पर किसी तंत्र की प्रारंभिक अवस्था में इनिशियल स्टेज में एंथैल्पी, आंतरिक ऊर्जा तथा आयतन क्रमशः H1, U1 तथा V1 है और इसी दाब पर Q ऊष्मा पाकर तंत्र
अंतिम अवस्था में आता है जब हम उसे ऊष्मा दे रहे हैं। ठीक है, तो जिसका एंथैल्पी, आंतरिक ऊर्जा तथा आयतन क्रमशः H2, U2 तथा V2 है। अब हम जानते हैं डेल H इजिकल टू U प्लस P इंटू V, तो H1 इजिक्वल टू U1 प्लस PV1 होगा, H2 इजिकल टू U2 प्लस PV2 होगा। अंतिम अवस्था की एंथैल्पी H2 से प्रारंभिक अवस्था की एंथैल्पी H1 को घटाने पर, अतः H2 माइनस H1 इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस PV2 माइनस V1 करने पर डेल H H2 माइनस H1 डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस P डेल V। अतः स्थिर दाब पर एंथैल्पी में परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि डेल U और कार्य P इंटू डेल V के योग के बराबर है। अब माना कि प्रारंभ में किसी आदर्श गैस के N1 मोल थे और क्रिया समाप्त होने पर तो अंत में N2 मोल है। तो बच्चों PV2 इज इक्वल टू N2 RT, PV1 इज इक्वल टू N1 RT होगा। P को कॉमन लेकर बाहर करने पर V2 माइनस V1 इज इक्वल टू यहां पर N2 माइनस N1 ब्रैकेट क्लोज RT। अब P इंटू डेल V इज इक्वल टू डेल N RT। एंथैल्पी डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस N RT, ये हम जानते हैं और इससे ये प्रूव हुआ। यदि डेल N इज इक्वल टू 0 हो तो डेल H इज इक्वल टू U होगा, क्योंकि हमने N 0 कर दिया तो डेल H इज इक्वल टू डेल U हो जाएगा। अब डेल N धनात्मक है तो डेल H ग्रेटर देन डेल U होगा। इसी प्रकार डेल N ऋणात्मक है तो डेल H स्मॉलर देन डेल U होगा। परस्पर यहां हम कह सकते हैं कि डेल H तथा डेल U परस्पर डेल V पद का संबंध है। P डेल V पद तंत्र के प्रसार अथवा संकुचन को प्रदर्शित करता है। अब बच्चों ऊष्मा धारिता एवं विशिष्ट ऊष्मा, जिसे हम कहते हैं हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट। बच्चों ऊष्मा धारिता किसी निकाय का ताप 1 डिग्री वृद्धि के लिए ऊष्मा की आवश्यक मात्रा उसकी ऊष्मा धारिता कहलाती है। यदि ऊष्मा की Q मात्रा तथा डेल T ताप में अंतर उत्पन्न होता है तो ऊष्मा धारिता, जिसे हम C संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो ऊष्मा धारिता C को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल T। ऊष्मा धारिता अवस्था फलन नहीं है, यह पद फलन है। स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता CV कहलाती है। स्थिर आयतन पर किसी निकाय की ऊष्मा धारिता ऊष्मा की वह आवश्यक मात्रा है जो निकाय का ताप बिना आयतन परिवर्तन के 1 डिग्री वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। तो ये कहलाएगा, फार्मूले के रूप में अगर हम कहें तो बड़ा आसान है।
CV इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल टी। अब स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, स्थिर दाब पर किसी निकाय की ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह आवश्यक मात्रा है जो निकाय का ताप बिना दाब परिवर्तन किए 1 डिग्री वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो यहां पे फॉर्मूला होगा सी पी इज इक्वल टू डेल एच बाय डेल टी। अब बच्चों, विशिष्ट ऊष्मा जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट, किसी 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री अधिक करने के लिए ऊष्मा की आवश्यक मात्रा पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसे S के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका छोटा सा फॉर्मूला है S इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल टी। यहां Q पदार्थ को दी गई ऊष्मा की मात्रा है, m स्मॉल m पदार्थ की मात्रा है एवं डेल टी तापांतर, ताप में अंतर है। अभिक्रिया एंथैल्पी के अब हम प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है बंध वियोजन एंथैल्पी। बंध वियोजन एंथैल्पी किसी द्विपरमाणु अणुओं वाले यौगिक को 1 मोल को वियोजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस बंध की बंध वियोजन ऊर्जा कहते हैं। CH4 मेथेन में 4 CH बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान भिन्न भिन्न होता है, जिसे अब हम बोर्ड पर आपको दिखाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार CH4 में से हम एक एक हाइड्रोजन को वियोजित करते हैं तो हम क्या पाते हैं? CH4 में से एक हाइड्रोजन अलग किया तो ये हो गया CH3, लेकिन यहाँ पर जो ऊर्जा 425 किलो जूल पर मोल, इसी प्रकार फिर एक हाइड्रोजन को बाहर निकाला तो ऊर्जा में ये CH2 से एक हाइड्रोजन फिर बाहर निकाला तो हम पाते हैं CH। तो यहाँ पर अब एक कार्बन और हाइड्रोजन में ये अलग अलग हो गया तो डेल H होगा 335 kJ पर मोल। अतः CH बंध की औसत ऊर्जा क्या होगी? तो हम इन सभी ऊर्जाओं को जोड़ लेंगे, टोटल संख्या से विभाजित कर देते हैं। इसका एग्रीगेट टोटल आता है 1646, उसको हम टोटल संख्या 4 से विभाजित करते हैं तो हमें आंसर 411.5 किलो जूल पर मोल प्राप्त होता है। संभवन की एंथैल्पी अर्थात एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ निश्चित ताप व स्थिर दाब पर किसी यौगिक के अवयवी तत्वों से उसका 1 मोल बनने में जितना ऊर्जा परिवर्तन होता है उसे उस यौगिक की संभवन एंथैल्पी कहते हैं। उदाहरण के लिए 2C plus H2 दैट्स इज इक्वल टू C2H2। तो यहाँ पर डेल H इज इक्वल टू -53 KCAl ऊष्मा परिवर्तन होगा। अब अगला है आयनन एंथैल्पी। किसी भी विद्युत अपघट्य का आयनों में विभक्त होना आयनन कहलाता है। अतः विपरीत आवेश वाले आयनों को एक दूसरे से पृथक करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। हम आयनाइजेशन के एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl। तो जब सोडियम क्लोराइड को हम ब्रेक करेंगे तब वो हमें Na+
Cl माइनस के रूप में प्राप्त होगा। प्लस यहां पर जो डेल एच है वो माना कि x किलो कैलोरी ऊष्मा है। अगला हमारा टॉपिक है गलन की एंथैल्पी। एक मोल ठोस को अपने गलनांक पर द्रव में बदलने पर होने वाली ऊर्जा या एंथैल्पी में परिवर्तन गलन की एंथैल्पी कहलाती है, जिसे हम एंथैल्पी या फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। H2O समझो ये सॉलिड फॉर्म में है, हम इसे लिक्विड में बदलते हैं तो H2O सॉलिड से लिक्विड में बदलेगा तो H2O ही सूत्र रहेगा। H2O सॉलिड है तो नीचे हम कैपिटल S में लिखेंगे और लिक्विड है तो थोड़ा स्मॉल l में लीटर्स में शो करेंगे। तो यहाँ पर डेल H प्लस 6.0 किलो जूल। अगला है वाष्पीकरण की एंथैल्पी। बच्चों, जब एक मोल द्रव अपने क्वथनांक पर गैस प्रावस्था में परिवर्तित हो जाता है तो वाष्पीकरण की एंथैल्पी कहलाती है। अब वही उदाहरण ले लीजिए आप, H2O that is in form of the liquid that will convert into the gas, मतलब वाष्प में बदलेगा तो H2O लिक्विड दैट्स इज इक्वल टू H2O इन फॉर्म ऑफ द गैस। तो यहां डेल H होगा 40.6 किलो जूल। बच्चों, अब हम दहन की एंथैल्पी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबंशन। किसी पदार्थ की दहन ऊष्मा वह एंथैल्पी परिवर्तन है जो एक मोल पदार्थ के ऑक्सीजन अथवा वायु के आधिक्य में पूर्ण दहन से मुक्त होती है। यहाँ हम अपनी खाना पकाने वाली गैस C4H10 ब्यूटेन का उदाहरण लेंगे। ये वायु के आधिक्य में बर्न होती 13/2 ऑक्सीजन। ब्यूटेन गैस के रूप में है, ऑक्सीजन स्वाभाविक है गैस के रूप में ही है। ये ब्यूटेन दहन के पश्चात हमें 4CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में देती है और ऊष्मा या लिक्विड के रूप में हमें 5H2O पानी की मात्रा प्राप्त होती है। यहाँ डेल H इज इक्वल टू -2658 किलो जूल ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अर्थात किसी पदार्थ के एक मोल के ऑक्सीजन अथवा वायु के आधिक्य में पूर्ण दहन से निकाय की एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन दहन की एंथैल्पी कहलाता है। हम इसे दूसरे प्रकार से भी कह सकते हैं, निश्चित ताप व स्थिर दाब पर किसी पदार्थ के एक मोल का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होने पर उत्सर्जित ऊष्मा को उस पदार्थ की दहन ऊष्मा या दहन एंथैल्पी कहते हैं। अगला जो टॉपिक होगा वह है हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम। यदि कोई रासायनिक परिवर्तन में दो या दो से अधिक विधियों द्वारा एक या एक से अधिक पदों में परिवर्तन किया जा सके तो संपूर्ण परिवर्तन में उत्पन्न ऊष्मा अथवा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा समान होती है, चाहे वह परिवर्तन
किसी भी विधि द्वारा हो। उदाहरण के लिए C+O2 दैट्स इज इक्वल टू CO2। यहां ΔH में जो ऊष्मा है वह है 94.3। तो हमने यहां पर क्या किया, C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट बना दी। लेकिन अब हम इसे दूसरे विधि के द्वारा करते हैं, जैसे कार्बन प्लस हाफ O2। तो हमें पहले कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होगी। यहां पे ΔH का मान होगा -26 किलो कैलोरी। अब यह कार्बन मोनोऑक्साइड की फिर हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं, CO प्लस हाफ O2, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती। यहां ΔH का मान -68 किलो कैलोरी है। तो प्रथम अवस्था में हमें मिला -26 किलो कैलोरी और द्वितीय पद में हमें प्राप्त हुआ -68 किलो कैलोरीज। तो हमारा एग्रीगेट, हमारा जो टोटल आता है वह है 94.3 किलो कैलोरी। अर्थात अब जो संचित ऊष्मा है वह किसी भी पथ से तत्व को बनाए, ऊष्मा की मात्रा निश्चित है। ये हमें हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम के आधार पर ज्ञात हुआ। अब अगला हमारा विषय है एंट्रोपी। एंट्रोपी किसी तंत्र की अनियमितता अथवा रैंडमनेस को एक ऊष्मागतिकी राशि, जिसे एंट्रोपी कहते हैं, इस राशि को S द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो बच्चों, इसी के साथ यह भाग 2 हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने इस अध्याय में एंथैल्पी परिवर्तन में ΔH का महत्व, ΔH एवं ΔU में संबंध की जानकारी हासिल करी। इसके पश्चात स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्मा और अभिक्रियाओं में होने वाले एंथैल्पी परिवर्तनों के बारे में जानकारी हासिल करी और अंत में हेस का नियम और एंट्रोपी के बारे में जानकारी प्राप्त करी। बच्चों, यहां पर स्वाभाविक से जो प्रश्न बनते हैं वह हैं एंथैल्पी परिवर्तन में ΔH का क्या महत्व है, बताइए। उसके बाद ΔH एवं ΔU में संबंध स्थापित कीजिए। ऊष्माधारिता एवं विशिष्ट ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता एवं स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता से आप क्या समझते हैं, समझाइए। अभिक्रिया की एंथैल्पी के प्रकार समझाइए। हेस का नियम क्या होता है, उदाहरण सहित समझाइए। एंट्रोपी से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार अब आप संपूर्ण लेसन को लिख कर याद करेंगे, जिससे आपका एक विश्वास बढ़ेगा, लिखने की आदत बनेगी और एक फुल प्रूफ राइटिंग का हमारे स्वयं के द्वारा लिखा हुआ उदाहरण हमारे ही सामने होगा, जहां हम स्वयं अपनी गलतियां देख सकते हैं। इसलिए हमेशा याद जरूर कीजिए, लेकिन याद करने के पश्चात अवश्य लिख कर देखिए। तो इसी के साथ यह लेसन यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।